प्रिय साथियों, जैसा कि आपको विदित है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा एक साक्षात्कार 2020 के आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में हम प्रतिदिन होने वाले साक्षात्कार का विश्लेषण अपने इस चैनल पर प्रसारित करते हैं, जिसमें हमारी टीम के द्वारा निश्चित तौर पर जो साक्षात्कार में प्रश्न पूछे गए हैं, जो बच्चे हमारे यहाँ पे अभ्यर्थी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में साक्षात्कार देके आते हैं, उनके जो फीडबैक हमको मिलता है, उनके आधार पर हम एक विश्लेषण तैयार करते हैं, एक एनालिसिस तैयार करते हैं और उसका प्रसारण आप लोगों को अपने चैनल के थ्रू और इस वीडियो के थ्रू हमेशा करते हैं। जैसा कि आपने अभी तक हम इस क्रम में लगभग 3 दिन का विश्लेषण जारी कर चुके हैं और आपसे मिले फीडबैक के अनुसार उससे हमें एक मोटिवेशन मिला है कि इसको हम लगातार तौर पर जारी रखें। इसी क्रम में सबसे पहले मैं आप सब लोगों को जो आगे आने वाले दिनों में साक्षात्कार में शामिल होने जा रहे हैं, उन लोगों को एक शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूं। हमारे सीएमडी श्री सुरेश कोठारी जी के नेतृत्व में इस पूरी की पूरी सीरीज को कई सारे चरणों में विभाजित किया गया है, जिसमें सबसे पहला अभी ये चल रहा है वो है आपके फीडबैक पर आयोजित होने वाले जो इंटरव्यू बोर्ड के द्वारा रियल बोर्ड में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका विश्लेषण। आगे चलकर इसकी प्रीलिम्स बेसिस पर, इसका मेंस बेसिस पर, अन्य तौर पर इसका विश्लेषण आपको सतत तौर पर मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस और इन सूचनाओं को आप करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के चौथे दिन के कार्यक्रम में मैं रोहित चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं और मैं आपको एक बात फिर से बताना चाहता हूं कि जो साक्षात्कार का पैटर्न अब तक चल रहा है बोर्ड में, जो पिछले हमने 3 दिनों में महसूस किया है, ठीक वैसा ही लगभग आज के दिन भी उसकी प्रकृति वैसी ही रही है। बहुत कोई आमूलचूल परिवर्तन की अपेक्षा ना तो हमें थी और ना ही ऐसा हुआ भी। इसी क्रम में लगभग प्रश्नों की प्रकृति भी वही डीएफ पर आधारित रही, गृह जिले पर आधारित रही, बच्चों की अभिरुचि से पर आधारित रही है। कुछ प्रश्न मध्य प्रदेश के स्तर पर, कुछ राष्ट्रीय स्तर पर, कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रश्न पूछे गए हैं। उन प्रश्नों की एक विशिष्ट तौर पर विश्लेषण के लिए आज मेरे पैनल डिस्कशन में हमारे श्री वीरेंद्र शर्मा सर, जो कि एमपीपीएससी के एक बेहतरीन अनुभवी शिक्षक के तौर पर, एक सिविल सेवक गुरु के तौर पर विख्यात हैं, वो मेरे साथ में आज मौजूद हैं। तो सबसे पहले इस कार्यक्रम में मैं उनका स्वागत करता हूं और साथ ही मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अमूमन तौर पर जो साक्षात्कार अभी चल रहे हैं उनमें मौलिक तौर पर बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है, लेकिन फिर भी ये बदलाव किस स्तर पर थोड़ा थोड़ा हर दिन माइन्यूट लेवल पर कैसे होता है और बच्चे उन चीज़ों को कैसे अपनी ओर समझ पाएंगे कि वो बदलाव कैसे होगा, थोड़ा इस पर चर्चा कीजिए। बिल्कुल आपका प्रश्न सही है और मुझे ऐसा लगता है कि सभी विद्यार्थियों के मन में भी ये प्रश्न आता होगा कि आयोग में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलग अलग संस्थाओं द्वारा उन प्रश्नों को उपलब्ध कराया जाता है। पुराने साथी जो साक्षात्कार देकर आए हैं तो अमूमन प्रश्न तो वही रहते हैं, पर ये ऐसा नहीं है और आयोग के साक्षात्कार का रवैया व्यक्ति टू व्यक्ति बदलता रहता है। जैसे कि वही प्रश्न जब आपसे पूछा जाएगा, जैसे कि आपसे प्रश्न पूछा गया कि इनकाउंटर के बारे में आपके क्या विचार हैं, जाहिर बात है कि आपने कोई या तो उसके पहले प्रश्न बताया होगा जो पुलिस बैकग्राउंड से रिलेटेड होगा या कहीं आपके डीएफ से ये प्रश्न निकला होगा। तो अब आप उस इनकाउंटर के उत्तर में जो देते हैं वहाँ से जो नए प्रश्नों की श्रृंखला बनती है, वो रवैया, वो व्यवहार हर विद्यार्थी के साथ अलग अलग हो जाता है। हाँ, जहाँ तक प्रश्नों की प्रकृति है तो वो हमेशा से और पिछले 3 दिन में जो हमने देखा, डीएफ जो आपका है उसमें आपका नाम, आपका गृह जिला, आपकी शैक्षणिक योग्यता, आपकी हॉबी
और यदि आप किसी पद पर पदस्थ रहे हैं तो इनके आसपास से ही साक्षात्कार प्रारंभ होता है। फिर प्रारंभ होने के बाद जब आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप जो उनके उत्तर देते हैं, उन उत्तर से जो पूरक प्रश्न बनते हैं वहाँ से साक्षात्कार की दिशा तय होती है। इसलिए मेरा हमेशा कहना रहता है कि साक्षात्कार में जो प्रश्न किसी अभ्यर्थी से नहीं बने हैं उनके आधार पर मूल्यांकन नहीं होता है कि आपसे कितने बने या कितने नहीं बने। ये परीक्षाएं हो चुकी हैं प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के स्तर पर। आप जिन प्रश्नों के उत्तर देते हैं आपके साक्षात्कार का मूल्यांकन वहाँ से होना है। जैसा कि सर ने बताया, काफ़ी अच्छी तरीके से चीज़ों को समझाया, व्यवस्थित तौर पर चीज़ों की व्याख्या की। इसी क्रम में सर मैं थोड़ा सा हटकर एक प्रश्न और करना चाहता हूँ मेरी उत्सुकता के कारण से, कि अमूमन तौर पर जैसे कि किसी अभ्यर्थी का साक्षात्कार कल है तो जाहिर सी बात है उसके मन में बहुत सारे ख्यालात उत्पन्न होते हैं कि क्या होगा, किस तरीके से कैसे जाऊँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने अनुभव के आधार पर इस तरीके से कुछ बताएं, ऐसे कुछ टिप्स दें कि वो उन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है उसको, और वो उन चीज़ों से कैसे निकलकर अपने आप को बोर्ड के समक्ष एक बहुत सहज रूप में प्रस्तुत कर पाए। बिल्कुल निश्चित है कि जिन छात्रों का अगले 1 या 2 दिन में आयोग में साक्षात्कार है, निश्चित रूप से उनके अंदर कुछ बेचैनी, कुछ एंजाइटी होती है। और इसमें भी दिक्कत तब हो जाती है जब वो कई लोगों से मिलते हैं, कई लोगों से राय लेते हैं और साक्षात्कार देकर आ चुके हुए विद्यार्थियों से प्रश्न पूछते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, और वो उन प्रश्नों के आधार पर अपना मूल्यांकन करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में मेरी सलाह यह है कि जिनका साक्षात्कार बहुत निकट आ गया है, 1 दिन या 2 दिन बाद है, वो अनावश्यक डेटा कलेक्शन ना करें, अनावश्यक बहुत सारे लोगों से ना मिलें, परीक्षा के परिणाम के बारे में ना सोचें। यदि आपके मन में कोई व्याकुलता है, आपके डीएफ में कोई ऐसा तथ्य लिखा हुआ है जिस पे आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, तो वैसे में आप किसी वरिष्ठ मार्गदर्शक से निश्चित रूप से मिलकर संवाद करें और अपने मन के भ्रम को दूर करें। इस संदर्भ में मैं आपको एक बहुत अच्छी जानकारी देना चाहता हूं। हालांकि शायद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और समस्त मध्य भारत में ये बात पता है कि कोठारी इंस्टीट्यूट के सीएमडी श्री सुरेश कोठारी जी जो लगातार प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में रिसर्च और एनालिसिस करते रहते हैं, और उनके द्वारा किए गए रिसर्च और एनालिसिस के इनपुट ही शिक्षकों को प्रदान किए जाते हैं और शिक्षक भी अपने पढ़ाने की पद्धति में उस हिसाब से बदलाव करते हैं। साक्षात्कार का जहाँ तक प्रश्न है, तो जो स्टूडेंट बहुत निकट भविष्य में 1-2 दिन में ही साक्षात्कार देने वाले हैं, वो निश्चित रूप से आदरणीय कोठारी जी से मिले। यदि उन्हें कहीं बायोडाटा में दिक्कत है, मन में कोई भ्रम है, कहीं कोई अपनी वीकनेस लग रही है, दीर्घ अनुभव के आधार पर वो अपनी साक्षात्कार की प्रकृति को समझने की काबिलियत के आधार पर जो सूक्ष्म विश्लेषण 42 साल बहुत लंबा समय होता है, ऐसे में पूरी की पूरी शिक्षा पद्धति ही बदल गई, साक्षात्कार का रवैया ही बदल गया, बोर्ड की विचारधारा ही बदल गई। तो इतना अनुभव उन्हें मिला हुआ है कि उनके अनुभव का लाभ लेकर विद्यार्थी अपने मन की शंकाओं, आशंकाओं, अपनी जो व्याकुलता है, जो एंजाइटी है, उसको दूर कर सकते हैं। हाँ, और एक गलती विद्यार्थी और ना करें, यदि आपका साक्षात्कार कल ही है या अगले दिन ही है, तो कई बार हम देखते हैं कि विद्यार्थी आयोग के बाहर जाके खड़े हो जाते हैं।
एक दिन पहले कम से कम ये ना करें। आप खुद पर विश्वास रखें। खुद से पूछे जा सकने वाले प्रश्न अमूमन सभी विद्यार्थियों को पता होते हैं। विद्यार्थी स्वयं से वो प्रश्न करें और स्वयं से ही उनका उत्तर दें, और ये मन में प्रश्न करें कि यदि मैं साक्षात्कार बोर्ड में होता तो इस उत्तर के बाद मेरा पूरा प्रश्न कौन सा होता। तो धीरे धीरे आपको खुद ही अपने प्रश्नों के उत्तर मिलते जाएंगे, आपकी कमजोरियां दिखती जाएंगी। आपकी शारीरिक भाषा और वाणी में कोई अंतर ना हो कि आप बोल कुछ रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल अलग है। दोनों में कंट्राडिक्ट कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। आप जो बोले वो आपके DAF से, आपकी योग्यताओं से, आपके विचारों से, आपकी शारीरिक भाषा से मेल खाता हो। ऐसा ना हो कि आपने हॉबी भर दी है क्रिकेट और क्रिकेट के बारे में कुछ जानते नहीं। आपने हॉबी में लिखा हुआ है साहित्य को पढ़ना और साहित्य की प्रारंभिक जानकारी भी आपको नहीं है। तो ऐसा ना करें। जो आपने लिखा है अपने विचारधाराओं को उस आधार पर बनाएं। अनावश्यक का आदर्शवाद बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत ना करें। बिल्कुल, आपने काफ़ी विश्लेषणात्मक तौर पर इसकी व्याख्या की है। वही बात है अभ्यर्थियों, आप लोगों को हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है। आपने जो DAF भरा है वो आपकी ऑनेस्टी का प्रदर्शन है, सच्चाई का प्रदर्शन है, आपकी ईमानदारी का प्रदर्शन है। एक सिविल सेवक के जो मूल्य हैं वो सारे के सारे सबसे पहले कहाँ पर किए जाएंगे? बोर्ड के पास में, आपके पास में आपका दिया हुआ, आपके द्वारा भरा गया DAF फॉर्म है। अगर आपके द्वारा भरी गई चीज़ों का ही आपकी बॉडी लैंग्वेज से अगर कॉन्ट्राडिक्शंस होगा तो वो कहाँ गई वो नैतिकता, वो कहाँ गई ईमानदारी? यही तो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। और बच्चे क्या करते रहते हैं, एक सूडो इमेज अपने ऊपर बना लेते हैं अभ्यर्थी, इधर से सलाह लेकर उधर से सलाह लेकर, और अपने आप को मौलिकता को खोते हुए एक सीरो पर्सनालिटी के तौर पर कन्वर्ट कर लेते हैं। इसी क्रम में मैं सर आपसे फिर पुनः एक बात चाहता हूं कि आप बताएं कि जैसे अभी तक जो प्रश्नों का हमने विश्लेषण किया है, आगे और किस हद तक आप इन प्रश्नों में इस तरीके की अप्रोच में बोर्ड की में बदलाव देखना चाहते हैं, और किस तरीके का बदलाव संभव हो सकता है, ये दिखाई दे सकते हैं हमको? बिल्कुल, निश्चित तौर पर प्रश्नों की जो प्रकृति है उसमें आगे आने वाले दिनों में बदलाव होगा। और मेरा मानना है प्रश्नों की प्रकृति में जो बदलाव होगा वो प्रश्नों से दिखाई शायद ना दे। साक्षात्कार में बोर्ड में बैठे हुए मेंबर्स की अपेक्षाओं में वो दिखाई देगा। वो उम्मीद करते हैं कि जैसे कि प्रश्न पूछा जा रहा है कि हम आपको SDM क्यों बना दें, तो ये प्रश्न तो हर अभ्यर्थी से अमूमन पूछा जा रहा है जी, पर वो उम्मीद करते हैं कि एक जैसे उसके उत्तर ना आए। आप बार बार ये ना बोलें कि हम समाज सेवा के लिए SDM बनना चाहते हैं। तो प्रश्नों की प्रकृति में बदलाव तो होगा ही, साथ साथ आप आगे आने वाले अभ्यर्थियों को ये ध्यान देना होगा कि ये प्रश्न पिछले विद्यार्थियों से पूछे गए होंगे और उन्होंने इस तरीके के उत्तर दिए होंगे। तो मैं अपने उत्तर में स्पष्टता, अपने विचारों में स्पष्टता कैसे लाए? हाँ, प्रश्नों के क्षेत्र में कुछ बदलाव मैं पिछले 4 दिनों में देख रहा हूं। जैसे शुरुआती दिन में साक्षात्कार के जो प्रश्न थे वो काफ़ी मध्य प्रदेश तक सीमित थे, या मध्य प्रदेश को जोड़ा जाता था प्रश्नों में। कल और आज के जो प्रश्न हैं इसमें 2 चीज़ें मुझे नई देखने मिली। एक, विचारधारा आधारित प्रश्नों को मिलाया गया है, शामिल किया गया है। जैसे कल आदरणीय कोठारी सर ने हाईलाइट किया था कि राष्ट्रवाद, राष्ट्र प्रेम पूछा गया। आज पूछा गया नक्सलवाद, माओवाद। तो ये भ्रष्टाचार तो मुद्दा हमेशा रहता ही है। तो ये भ्रष्टाचार, आरक्षण, EWS आरक्षण
उचित है कि नहीं है, ये जो प्रश्न पूछे जाते हैं ये इसलिए नहीं पूछे जाते हैं कि बोर्ड आपसे जानना चाहता है कि आपको माओवाद की, नक्सलवाद की जानकारी है या नहीं है। नहीं, ये आपकी विचारधारा जानना चाह रहे हैं, आपकी सोच जानना चाह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि गलत व्यक्ति प्रशासन में शामिल हो जाए। तो तथ्यात्मक ज्ञान नहीं है ये। तो ये जो पिछले 2 दिन से बदलाव आया, राष्ट्रवाद की बात आई, राष्ट्र प्रेम की बात आई, नक्सलवाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, महिला सशक्तिकरण, माओवाद, है ना, ये जो परिवर्तन है इससे विचारधारा का परीक्षण, व्यक्तित्व का परीक्षण, विचारों में स्पष्टता का परीक्षण, किसी प्रकार के पूर्वाग्रह से ग्रसित तो नहीं है आप, क्योंकि आपको चयनित होकर करना क्या है, निर्णय निर्माण। और निर्णय निर्माण की सबसे बड़ी बाधा होती है प्रेजुडाइज हो जाना, पूर्वाग्रह हो जाना। और पूर्वाग्रह क्या है कि आप पद पर आसीन होने के बाद किसी एक विचारधारा की तरफ झुके हुए तो नहीं है, तो ऐसे में आप तटस्थता की उम्मीद नहीं कर सकते। तो ये विचारधारा आधारित जो प्रश्न आए हैं ये आपके नैतिक सिद्धांतों का परीक्षण करने के लिए हैं। यहाँ पे रोहित सर, आप स्वयं सतत रूप से साक्षात्कार बोर्ड जो हमारे यहाँ मॉक साक्षात्कार आयोजित हो रहे हैं, लगातार विद्यार्थियों को मार्गदर्शित कर रहे हैं। और मैं देखता हूँ कि जो छात्र साक्षात्कार देकर आते हैं वो आपको घेर कर खड़े रहते हैं, अपने अपने कमेंट्स बताते हैं, फीडबैक देते हैं। तो मेरा आपसे एक प्रश्न है कि निश्चित रूप से जब साक्षात्कार प्रारंभ हुए तो कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं कि आप भ्रष्टाचार को कैसे खत्म करेंगे, अपने विभाग में पारदर्शिता कैसे लाएंगे, अधीनस्थों से संवाद कैसे स्थापित करेंगे। तो ये प्रश्नों के उत्तर, चाहे वो सत्यनिष्ठता को लेकर हो, वस्तुनिष्ठता, नैतिक मूल्यों को लेकर जो प्रश्न पूछे जाते हैं, निश्चित बात है कि विद्यार्थियों को ये अनुमान रहता है कि ऐसे प्रश्न साक्षात्कार बोर्ड के समक्ष आएंगे। और चूंकि मुख्य परीक्षा का ये सिलेबस भी है, चौथा पेपर जो है, तो विद्यार्थियों के इस पेपर की वजह से अलग अलग संस्थाओं, कोचिंगों द्वारा इनको जो ट्रेनिंग दी गई उसकी वजह से इनको कहीं ना कहीं प्रश्नों के मॉडल उत्तर पता है। बिल्कुल बिल्कुल, मॉडल उत्तर इनको पता है। तो ये मॉडल उत्तर 3 दिन तक दिए जा चुके हैं। क्या अब आगे आने वाले अभ्यर्थी कि विभाग में पारदर्शिता कैसे लाएंगे, तो ये मेंस वाला जो उत्तर वो लिखते थे कि सूचना का अधिकार अधिनियम लागू करके पारदर्शिता लाएंगे, ये उत्तर से कहीं अब साक्षात्कार बोर्ड क्या प्रभावित होगा, और यदि नहीं होगा तो इन अभ्यर्थियों को अब अपने उत्तर की मॉडलिंग कैसे करनी चाहिए? बिल्कुल सही प्रश्न किया। जैसे कि हम लगातार अपने ट्रेनिंग सेशंस प्रोग्राम में बच्चों के साथ में जब एंगेज होते हैं तो उन लोगों को भी यही सलाह देते हैं कि बहुत हद तक उस किताबी ज्ञान से ज़्यादा, क्योंकि ये व्यक्तित्व का परीक्षण है, आपके व्यक्तित्व में से वो बातें निकलनी चाहिए, वो मूल्य निकलने चाहिए। अगर आपके मूल्य सिर्फ किताबी आधारित कुछ वाक्यांशों को रटकर अगर आपने जो मॉडल तैयार किए हैं वो एक हद तक मुख्य परीक्षा में तो आपके कारगर हो सकते हैं, लेकिन साक्षात्कार में ऐसी समस्याओं को काफ़ी परखा जाता है जिसमें व्यक्ति का व्यक्तित्व का परीक्षण चल रहा है। वहां आपकी ईमानदारी के आंसर क्या है, क्योंकि जो प्रश्न का उत्तर आप बोल रहे हैं वो तो बोर्ड को भी पता है, वो किताबें तो बोर्ड ने भी पढ़ रखी हैं, उनके मेंबरान्स ने भी पढ़ रखी हैं, तो जितने भी लोग एकेडमिक रिसर्च स्कॉलर हैं उनको भी वैसी बात पता है। तो व्यक्ति की अपनी विशेषता क्या है, वो कैसे इन परिस्थितियों को उठे, तो एक आम नागरिक के नाते उसको सबसे पहले उन परिस्थितियों को, उन सूचनाओं को महसूस करना चाहिए। सबसे पहले कि एक अगर मैं व्यक्ति हूं, मैं किसी सरकारी
कार्यालय में गया हूँ तो मुझे किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। अगर मुझे वो कुछ चीज़ों का सामना करना पड़ता है तो जाहिर सी बात है, जब आप प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं तो सबसे पहले उन समस्याओं पर अपना ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी ही परिस्थिति में जब आप अपना ध्यान उन परिस्थितियों पर आकर्षित करेंगे तो समाधान भी आपको अपने अनुभव के आधार पर वहीं से प्राप्त होंगे। और इसी कारण से तो जब आपका जो डेफ है, आपकी जो पढ़ाई है, उसमें आपकी पर्सनालिटी का कोई कॉन्ट्राडिक्शंस नहीं होगा। और इसी तरीके के इंटरव्यू सेशंस में हम पहले से ही बच्चों को तैयारी कराते रहते हैं। ठीक रहा। और इसी तरीके से मैं फिर से वही कहना चाहता हूं कि आज का हमारा विश्लेषण काफ़ी हद तक उन्हीं चीज़ों पर आधारित था, बल्कि कुछ सुझात्मक प्रयास हमने किए आप लोगों को तक पहुंचाने के लिए कि बहुत हद तक अपनी एक डुप्लीकेट पर्सनैलिटी को क्रिएट करने की कोशिश ना करें, बल्कि मौलिकता पर रहें। सर, मैं एक लास्ट में जाते जाते मैं आखिरी चरण में इस कार्यक्रम में कुछ एक चर्चा फिर करना आपसे चाहता हूं कि इस पूरे की पूरे सेशंस में जो हम टिप्स दे रहे हैं उसमें हमारा ये प्रोग्राम किस हद तक बच्चों के लिए मददगार रहा है, क्योंकि अपने पास में जो फीडबैक आ रहे हैं वो काफ़ी पॉजिटिव हैं और उसके बारे में जो बच्चों के आ रहे हैं कि और किस तरीके से हम इम्प्रूव करके उनको इस आगे के प्रोग्राम में और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो, इसके लिए क्या कर सकते हैं। यह जो साक्षात्कार का विश्लेषण किया जाता है, शब्द पे ध्यान दीजिए, विश्लेषण। यहाँ हम आपको प्रश्न नहीं बताते, विश्लेषण करते हैं। ये वीडियो और ये लाइव टेलीकास्ट जो होता है, इसके माध्यम से अभ्यर्थी जो इंटरव्यू देने वाले हैं, पहले तो मैं जो इंटरव्यू देने वाले हैं उनके लिए लाभ की बात कर रहा हूँ, प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होते हैं। जैसे आज अपन ने चर्चा परिचर्चा के दौरान कुछ बातें कही कि आर्टिफिशियल आंसर ना दें, डमी पर्सनालिटी प्रेजेंट ना करें, अननेसेसरी साक्षात्कार के लिए खुद पर दबाव ना लें। इस प्रकार के तमाम जो मन में प्रश्न विद्यार्थियों के होते हैं उसका उत्तर उन्हें यहाँ मिलता है। इसके अलावा ये केवल साक्षात्कार के विद्यार्थियों के लिए बस नहीं है, इससे आपको मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जैसी संस्थाएं, विशेष तौर पर आयोग ही, किस प्रकार के विद्यार्थियों का चयन प्रशासन में करना चाहता है, इसकी दिशा प्राप्त होती है। तो जो अभ्यर्थी अभी प्रारंभिक परीक्षा देने वाले हैं, अगले साल प्रारंभिक परीक्षा देने वाले हैं, कुछ अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा देने वाले हैं, तो चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो, चाहे मुख्य परीक्षा हो और चाहे साक्षात्कार हो, तीनों स्तर पर यदि विद्यार्थियों को ये पता है कि आयोग किस प्रकार के छात्रों का चयन लोक सेवक के रूप में करना चाहता है, तो तीनों स्तर पर वो अपनी तैयारी के स्तर में परिवर्तन ला सकता है। साथियों, यहाँ मैं आपको कुछ जानकारी और देना चाहता हूँ। कोठारी इंस्टीट्यूट इंदौर विगत 42 वर्षों से लगातार मध्य प्रदेश को देश प्रदेश की उच्च प्रशासनिक सेवाओं में लाने के लिए प्रयास करता रहा है, कार्य करता रहा है। इसी का परिणाम है कि आज लगभग 9000 से अधिक प्रशासनिक अधिकारी हमारी संस्था से चयनित हुए हैं। आप सभी को पता है कि अभी 21 मई को प्रारंभिक परीक्षा 2022 आयोजित हो रही है। इस परीक्षा के मद्देनजर हमने अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित 13 दिन की एक विशेष रणनीति बनाई है। 13 डेज की एक स्पेशल रणनीति बनाई है, जिसमें हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से परीक्षा में शामिल हो रहे विद्यार्थियों को
वो सभी प्रश्न उपलब्ध कराए जाएंगे जिनकी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। आप सभी की तैयारी अंतिम दौर में होगी निश्चित रूप से। हम इन प्रश्नों को उपलब्ध कराकर आपको आपके सिलेबस के प्रत्येक क्षेत्र से टच कराना। दूसरा, जो परीक्षा में पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो उसको एक तरीके से वापस रिकॉल कराने की कोशिश में करेंगे। तो जो अभ्यर्थी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अभी नहीं जुड़े हैं, वो इस वीडियो के नीचे जो एक नंबर चल रहा है उस फ़ोन नंबर पर मैसेज करके तुरंत हमारे सोशल मीडिया से जुड़ें। और जब आप मैसेज करें तो ये अवश्य बताएं कि आप प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं कि इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। हम आपको उस प्रकार के सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले अपने चैनल से आपको कनेक्ट कर देंगे। यदि आप प्रारंभिक परीक्षा दे रहे हैं तो आपको 13 दिन तक लगातार प्रश्नों के साथ साथ FLTs वगैरह सभी उपलब्ध होते रहेंगे। तो जैसा कि आपने सुना है, अभी वीरेंद्र सर ने काफ़ी कुछ चीज़ों का विश्लेषण काफ़ी अच्छी तरीके से किया। ना केवल साक्षात्कार के स्तर पर, बल्कि प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, और ये कैसे एक दूसरे के साथ में ही जुड़ी हुई हैं और कैसे कोई नया अभ्यर्थी भी इन तीनों स्तर पर तैयारी पहले दिन से ही कर सकता है। इसके अलावा भी कोठारी संस्थान के द्वारा जो एक रिवीजन मॉड्यूल चलाया जा रहा है उसके बारे में भी जानकारी दी। तो मैं कहता हूँ, आप सभी अभ्यर्थियों से अपील करना चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम का ये काफ़ी रिसर्च ओरिएंटेड प्रोग्राम है, कोई ऐसे ही नहीं कर दिया गया। इसके पीछे पूरी की पूरी कोठारी टीम लगी हुई है। तो आप प्लीज़ आप इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ें और किसी भी तरीके के अपडेट्स के लिए निश्चित तौर पर हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कनेक्ट रहें। इसके अलावा साक्षात्कार बोर्ड में जो भी परिवर्तन आएंगे, सबसे पहले हम दावे के साथ कह सकते हैं, आपको उसके प्रकृति, उसमें स्वरूप में क्या परिवर्तन आया, उसको सबसे पहले आपको इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप तक ये जानकारी उपलब्ध कराएंगे। और विश्लेषण में हम उन प्रश्नों का इसी तरीके से प्रतिदिन की स्तर पर हम विश्लेषण करते रहेंगे। इसी आज्ञा के साथ में आपसे विदा लेना चाहते हैं। थैंक यू।